हेलो फ्रेंड्स, जय श्री श्याम। जो हमारी पहली इससे क्लास रही थी पॉलिटी रैंकर सीरीज में, जिसमें हमने लगभग 15 क्वेश्चंस जो सीरीज किया था, बहुत ही मेहनत किया था और उम्मीद है ये जो मेहनत है ये आपके लिए रंग लाएगी। और बिना विलंब किए, बिना देरी किए, बिना आपका समय बर्बाद किए हम इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। और इस सीरीज में हम फिर से जो हमने अभी तक जो टॉपिक किए हैं या जो भी पॉलिटी से रिलेटेड अभी तक हमने क्वेश्चंस किए हैं वो प्रश्न आपके सामने होंगे और यही एग्जाम में हमारे पुनः बार बार देखने के लिए मिलते हैं। तो प्रयास इतनी बार होना चाहिए कि कोई भी एग्जाम आए, कोई भी प्रश्न एग्जाम में आएगा तो आप ठोकते हुए सीधे आगे बढ़ जाओगे। भारत के संविधान का अनुच्छेद फर्स्ट घोषित करता है कि इंडिया अर्थात भारत, ठीक है, इंडिया दैट इज आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिक्लेयर इंडिया दैट इज भारत shall be a यूनियन ऑफ स्टेट्स। ये डिक्लेयर करता है कौन सा आर्टिकल? इंडिया दैट इज भारत shall be a यूनियन ऑफ इंडिया, सॉरी shall be a यूनियन ऑफ स्टेट। राज्यों का संघ होगा। क्या होगा? राज्यों का संघ होगा। ये किस आर्टिकल हो, किसने कहा था? तो आपने कहा आर्टिकल 1 ने कहा। किसने कहा? आर्टिकल 1 ने कहा। और साथ ही साथ B.R. अम्बेडकर जी ने ये क्लियर कर दिया था कि जो हमारा यूनियन है, वो जो हमारा फेडरल है, वो अमेरिका की तरह नहीं है। कोई भी स्टेट हमारे भारत यूनियन से अलग होने का अधिकार नहीं रखता, उसके पास ये ज्यूरिडिक्शन नहीं है। हमने अपने पूरे टेरिटरी को इसलिए डिवाइड किया है, किसके लिए? लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, कानून और व्यवस्था को देखने के लिए। आपको पता है आर्टिकल 1 में अनुच्छेद 1 में 3 क्षेत्र बताए गए भारत संघ के। ऑल स्टेट टेरिटरी, ठीक है, ऑल स्टेट टेरिटरी, सभी राज्यों के क्षेत्र, ऑल यूटी टेरिटरी, सभी संघ राज्यों के क्षेत्र। अगर बात करें टेरिटरी that may be acquired by government of India that at any time, यानी कि एक ऐसा क्षेत्र जो भारत सरकार के द्वारा किसी भी समय अपनाया जाएगा उसे भारत संघ में मिला लिया जाएगा। ये 3 क्षेत्र बताए गए अनुच्छेद 1 के अनुसार। सभी राज्यों के क्षेत्र, जो हमारे संघ शासित क्षेत्र है उनके क्षेत्र, या एक ऐसा क्षेत्र जो भारत सरकार द्वारा आने वाले समय में अपना लिया जाए। मान लीजिए अभी भारत जो है पाकिस्तान पर अटैक कर दे, उस पीओके को जो कवर कर लेते हैं, हम कैप्चर कर लेते हैं, तो ऐसे में वो क्षेत्र हम भारत संघ में मिला सकते हैं। यदि हमने चाइना पर अटैक कर दिया और वहां से लगभग कुछ क्षेत्र को हमने अपना लिया तो हम भारत क्षेत्र में मिला लेंगे। तो ये हमारा किस में बताया गया? आर्टिकल 1। आर्टिकल 1 क्या कहता है? इंडिया डिक्लेयर दैट आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया डिक्लेयर दैट इज भारत, इंडिया दैट इज भारत shall be a यूनियन ऑफ स्टेट। भारत के संविधान का अनुच्छेद 1 घोषित करता है इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा। राज्यों का क्या होगा? एक संघ होगा। नेक्स्ट, पूरी ऊर्जा के साथ हम यहां पर आगे बढ़ेंगे। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद संविधान के प्रारंभ के समय नागरिकता के प्रावधानों की गणना करता है? विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एनुमरेट्स द प्रोविजन फॉर सिटीजनशिप एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जब भी कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की बात आती है, कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जब संविधान लागू होने के समय की बात आती है, तो मैंने अभी आपको बताया था इससे पूर्व की क्लास में वो कौन सा आर्टिकल होगा? आर्टिकल 5। आर्टिकल 5 में बताया गया है कि भैया 26 जनवरी 1950 से पूर्व जो हमारा संविधान लागू हुआ था, इस समय तक यदि कोई व्यक्ति 5 वर्षों से रह रहा हो, 3 शर्तों को पूरा करना होगा। 3 में से किसी एक को, या तो 5 वर्षों से भारत में रह रहा हो, या फिर उसका जन्म भारत में हुआ हो, या उसके माता पिता या किसी का जन्म जो है भारत में अविभाजित या अनडिवाइडेड इंडिया में हुआ हो, तो उसे भारत का नागरिक समझा जाएगा। ये आर्टिकल 5 में बताया गया है। किसमें बताया गया है? आर्टिकल 5 में ये बताया गया है। नेक्स्ट,
भारत में संविधान का कौन सा अनुच्छेद, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद एक नए राज्य के गठन का प्रावधान करता है? इन इंडिया विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट, एक नए राज्य की जो प्रावधान करेगा। तो यदि हम आर्टिकल 2 की बात करें, आर्टिकल 2 की बात करें और एक आर्टिकल 3, इस तरह का यदि प्रश्न बनता है, यदि आउटर पार्ट हो बाहरी क्षेत्र हो, जो हमारे भारत संघ का नहीं, जैसा कि आपको बताया था, वह क्षेत्र जो हमारे भारत संघ का नहीं है, हम किसी बाहरी क्षेत्र की बात करें, यदि उसे एडमिशन दिलाते हैं या एस्टेब्लिश करते हैं तो वो आर्टिकल 2 के अकॉर्डिंग होगा, ठीक है। लेकिन आर्टिकल 3 में क्या बात की गई है, न्यू स्टेट जो फॉर्म करेगा वो किसके अकॉर्डिंग, आर्टिकल 3 के अकॉर्डिंग। और ये शक्ति किसको दी गई है, पार्लियामेंट को। किसको दी गई है, पार्लियामेंट को, संसद को ये शक्ति दी गई है कि संसद किसी भी राज्य के दायरे को घटा सकता है, डिक्रीज द एरिया ऑफ स्टेट, इंक्रीज द एरिया ऑफ स्टेट, ऑल्टर द नेम ऑफ स्टेट, किसी राज्य के दायरे को घटा सकता है, बढ़ा सकता है, कम कर सकता है, किसी राज्य में से नया राज्य बना सकता है, 2 राज्यों के क्षेत्र में से एक नया राज्य का निर्माण कर सकता है। कौन करेगा, पार्लियामेंट करेगा, संसद करेगा। और ये किसने शक्ति दी है, आप कहोगे सर अनुच्छेद 3 ने दी, आर्टिकल 3 ने ये शक्ति दी है। जो हमारे देश का जो भाग है ही नहीं, वो पार्ट है ही नहीं, यदि हम उसे भारत संघ में जोड़ना चाहते हैं तो ऐसे में हम आर्टिकल 2 की बात करते हैं। आर्टिकल 2 संसद को ये शक्ति देता है। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट, तो यहां पर आर्टिकल 3 इज द राइट आंसर। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद देश के वार्षिक वित्तीय विवरण की बात करता है? वार्षिक, यानी कि हम बात करेंगे विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मेक प्रोविजन रिगार्डिंग द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आपको पता है, हमने आपको बताया था कि हमारे संविधान में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बजट नाम का शब्द कहीं से कहीं नहीं दिखेगा। कौन सा वर्ड दिखेगा आपको? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, हम इसे क्या कहते हैं? वार्षिक वित्तीय विवरण, वार्षिक वित्तीय विवरण। आपको मालूम है जब हम बजट की बात करते हैं, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करते हैं, तो ये आर्टिकल 112 में बताया गया। किस में बताया गया है? आर्टिकल 112 में बताया गया है। नेक्स्ट, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की बात करता है? क्या के स्वतंत्र कार्यकाल का प्रावधान करता है? विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड फॉर एन इंडिपेंडेंट ऑफिस ऑफ द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कैग ऑफ इंडिया। इंडिपेंडेंस ऑफिस का यहाँ पर प्रोविजन किया गया है। तो जैसे ही कैग नाम का वर्ड आता है, ठीक है, किसकी बात करते हैं? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की बात करते हैं। हमारे संविधान के भाग 5 में बताया गया है। किस में बताया गया है? पार्ट 5 में बताया गया है। किस चैप्टर से रिलेटेड है? तो 5th चैप्टर, संविधान के भाग 5 के 5वें चैप्टर से रिलेटेड है। और ये आर्टिकल 148 से लेकर 151 तक ये कैरी करता है। किस अनुच्छेद से संबंधित है? आर्टिकल 148 से लेकर 151। तो आर्टिकल 148, आर्टिकल 148 कैग के बारे में प्रावधान करता है। तो आर्टिकल 148 इज द राइट आंसर। आर्टिकल 149 में हमने आपको क्या बताई थी? कैग की जो ड्यूटीज है उसके बारे में ये प्रावधान बताया था। नेक्स्ट, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित है? बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल है, मैंने आपको बताया था ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी से रिलेट करेगा। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील विद द नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट? जब भी हम नेशनल कमीशन की बात करते हैं बेटा, नेशनल कमीशन फॉर एससी, और एक होगा यहां पर हमारा नेशनल कमीशन फॉर एसटी, नेशनल कमीशन फॉर एसटी। 2 आर्टिकल अलग अलग बन गए। पहले नेशनल कमीशन फॉर एससी और एसटी, आपको पता है
कि ये यहाँ पर पहले एक ही था, 89th अमेंडमेंट से पहले एक ही था, लेकिन बाद में इन्हें सेपरेट कर दिया। ये आर्टिकल आपका 338, आर्टिकल 338 से संबंधित है। अनुच्छेद 338 से राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग संबंध करता है, और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति से जो आर्टिकल है वो कौन सा है, तो आप कहोगे आर्टिकल 338B। ठीक है, किस संशोधन के तहत ये सेपरेट हुए थे, आपको पता है 89th अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। किस संशोधन के तहत नेशनल कमीशन फॉर SC एंड ST सेपरेटेड, देन आंसर विल बी 89। 89वें संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग अलग हुए थे। नेक्स्ट, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेशनल जो आपका यहाँ पर जो यहाँ आयोग बताया गया, द नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस वॉज फॉर्म बाय द इंसर्ट ऑफ आर्टिकल, इंसर्ट होगा यहाँ पर। ठीक है, कि किस अनुच्छेद जोड़ा गया यहाँ पर, तो जब भी हम नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस की बात करते हैं, अभी तक हमने नेशनल कमीशन फॉर SC और ST की बात की गई, तो SC और SC था 338 आर्टिकल और ST था 338A आर्टिकल, लेकिन नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस तो आप कहोगे सर आर्टिकल 338B, आर्टिकल 338B। ठीक है, अनुच्छेद 338B किस प्रावधान से संबंधित है, तो आप बताओगे राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग से संबंधित है। ये सारा हम कर चुके हैं ऑलरेडी। अगर आप ये पहली बार क्लास देख रहे हैं तो आपको जो आपसे पिछली जो प्लेलिस्ट में है वो सभी क्लासेस को देखना होगा, क्योंकि समय बहुत कम है। सितंबर के लास्ट जो आपका वीक होगा वहां से हमारे एग्जाम शुरुआत होंगे, लेकिन हमें 15 अगस्त तक पूरा सिलेबस कर लेना है। फिर हम इतनी बार प्रयास करेंगे, रिवीजन करेंगे, कोई भी टॉपिक, कोई भी जो है क्वेश्चन हमें हमसे रह ना जाए, बाद में हमें दुख ना हो कि काश पढ़ लिया होता, काश सीरीज को देख लिया होता। संविधान में किस संशोधन द्वारा वस्तु एवं सेवा कर, यहाँ पर बताया गया है, संविधान में किस संशोधन द्वारा वस्तु एवं सेवा कर, हम GST की बात करते हैं। ठीक है, तो जब हम GST की बात करेंगे तो आपको पता होना चाहिए 101st अमेंडमेंट किस संशोधन के तहत जोड़ा गया, 101st अमेंडमेंट संविधान के 101वें संविधान संशोधन के ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 2016 में अमेंडमेंट हुआ था हालांकि। एंड GST इम्प्लीमेंटेड कब से लागू हुआ, इम्प्लीमेंटेड 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ था। जितने भी इनडायरेक्ट टैक्सेज हैं वो इसमें कंसल्ट कर लिए गए। तो किस संशोधन के तहत, 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2016। नेक्स्ट, वेरी गुड। यहां पर बताया गया है 1992 में 73वें संशोधन के परिणाम स्वरूप भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई। तो हम यहां पर एकदम जैसे ही 73वां आया आपको समझ में आ गया होगा, लोकल गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं हम। किसकी बात कर रहे हैं, लोकल गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, स्थानीय सरकार की बात कर रहे हैं, स्थानीय सरकार। जब हम स्थानीय सरकार की बात करते हैं तो आपको पता है कि 2 संशोधन हुए थे, इन्हें संवैधानिक दर्जा दिया गया 2 संशोधन के तहत, 2 अमेंडमेंट के तहत, 73rd और 74th 2 संशोधन हुए थे, 73वां संशोधन और 74, दोनों ही 1992 में हुए थे। 1992 में इसके अकॉर्डिंग संविधान में पार्ट 9 जोड़ा गया। पार्ट 9 संविधान में किससे संबंधित है, तो आप कहोगे भैया पंचायत से संबंधित है। ठीक है, और 74th के अकॉर्डिंग 9th ए जोड़ा गया था, ये किससे संबंधित है, तो आप कहोगे नगर पालिका से संबंधित। लेकिन 73वें संशोधन के तहत क्या जोड़ा गया था, 11th शेड्यूल जोड़ा गया था। ठीक है, क्या जोड़ा गया था, 11th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। 11वीं अनुसूची संविधान की जोड़ी गई किस संशोधन के तहत, 73वें संशोधन के तहत। इसमें 29 विषय थे। कितने विषय थे, 29 विषय थे, 29 सब्जेक्ट थे, नोट कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट 74th अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग
12th शेड्यूल जोड़ा गया, संविधान में 12वीं अनुसूची जोड़ी गई, अनुसूची जोड़ी गई थी, ठीक है। 12वीं अनुसूची की संशोधन के तहत जोड़ा गया 74th, और इसमें 18 सब्जेक्ट थे, 18 विषय बताए गए। तो यहां पूछा गया 73वें संशोधन के परिणाम स्वरूप भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई, तो आप कहोगे 11th। कौन सी अनुसूची? 11th। तो किससे संबंधित है? पंचायती राज से। और जो 12वीं अनुसूची है वो किससे संबंधित होगी? म्युनिसिपैलिटीज यानी कि नगर पालिका से संबंधित होगी। किस संशोधन, यदि यहाँ पार्ट पूछा जाए कौन सा पार्ट जोड़ा गया 73वें संशोधन के तहत, तो 9th, और 74th यानी 74वें संशोधन के तहत 9th ए। नेक्स्ट, भारत के संविधान के किस संशोधन ने उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 से बढ़ाकर 62 कर दी? आपको पता है जो सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, उनका जो यहाँ पर जो रिटायरमेंट एज है वो 65 रहेगा, ठीक है। लेकिन जब हम हाई कोर्ट की बात करते हैं तो पहले 60 हुआ करता था, लेकिन अभी जो रिटायरमेंट एज है वो 62 कर दिया है। क्या कर दिया? 62 ईयर्स कर दिया गया है। ये विच अमेंडमेंट, किस अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग? तो आप कहोगे 15th अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। 15वें संविधान संशोधन के तहत जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं उनकी 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई, क्या? सेवानिवृत्ति की आय, यानी कि जो रिटायरमेंट एज है वो अब कितना है हाई कोर्ट का? 62 ईयर्स। किस संशोधन के तहत? 15वें संशोधन के तहत। नेक्स्ट, संविधान के किस संशोधन में मतदान की आयु, ये बहुत ही इजी है, मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 कर दी गई? इन विच अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज द वोटिंग एज रिड्यूस फ्रॉम 21 टू 28 ईयर्स? यानी कि जो वोटिंग एज है, यहां पर पूछा गया है कि जो वोटिंग एज है इसको रिड्यूस किया गया है बेटा। क्या किया गया है? रिड्यूस किया गया है फ्रॉम 21 टू 18, यानी अब क्या कर दिया गया है? 18 वर्ष के जो लोग होंगे वो वोट दे पाएंगे। किस अमेंडमेंट के तहत? यदि संशोधन पूछा जाए, अमेंडमेंट पूछा जाए, तो आप आंसर क्या देंगे? आपने कहा 61st अमेंडमेंट, 61st अमेंडमेंट। 61वें संविधान संशोधन के तहत, छाप लीजिए हिंदी में भी, 61वें संविधान संशोधन के तहत जो वोट देने का अधिकार है वो 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दिया। किस संशोधन के तहत? 61वें। नेक्स्ट, सेवेंटी-4th 74वें संविधान संशोधन की बात करते हैं। अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? अभी तो बताया था, तो आप कहोगे 12th शेड्यूल जोड़ा गया है ना, अभी बताया तो था। 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। पार्ट कौन सा जोड़ा गया? तो आप कहोगे 9th ए पार्ट भाग जोड़ा गया, जो कि नगर पालिका से संबंधित है। नगर पालिका, म्युनिसिपैलिटीज, ठीक है, नगर पालिका से संबंधित है। और इसमें 18 विषय बताए गए। 12th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये पता ही होगा आपको। संविधान के 91वें संशोधन अधिनियम 2003 के अनुसार, ये कब हुआ था? 91वां संविधान संशोधन 2003 में, किसी राज्य में मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या से अधिक नहीं हो सकती। तो आप बताओगे 15%, कितना? 15%। 15% से ज्यादा मंत्रिपरिषद नहीं हो सकता, चाहे वो राज्य हो, चाहे वो आपका सेंट्रल हो, चाहे कोई भी हो, आप बता सकते हो 15% से ज्यादा नहीं हो सकता। अगर सेंट्रल में है तो इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर आ जाएगा। उस निकाय का नाम बताइए जिसकी स्थापना भारतीय संविधान में संशोधन के बाद अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और शैक्षिक चिंताओं को सुरक्षा प्रदान करने के लिए की गई थी। बहुत ही, यानी एससी और एसटी की जो आपकी शैक्षिक संस्था है उसको सुरक्षा देने के लिए किया गया था। तो आप बता सकते हो नेशनल कमीशन फॉर एससी एंड एसटी, नेशनल कमीशन फॉर एससी एंड एसटी इसको एस्टैब्लिश किया गया था। आर्टिकल 338 और 338 ए।
किस अनुसूची में 4 उत्तर पूर्वी राज्यों असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के आदिवासी क्षेत्रों के प्रशासन के लिए विशेष प्रावधान है? हमने बताया था, हम इसे एएम और टीएम का नाम देते हैं। हम किसका नाम देते हैं शॉर्टकट में? एएम और टीएम। बोले तो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम ये किस शेड्यूल से संबंधित हैं, जिसमें ट्राइब्स के बारे में प्रोविजन बताया गया है, किस शेड्यूल से संबंधित है? आप कहोगे 6th। 6वीं अनुसूची में किसके बारे में प्रावधान है भैया? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। आपसे एग्जामिनर पूछता है कि भैया आप जल्दी से बताएं कि 6वीं अनुसूची में इनमें से कौन सा राज्य आदिवासी प्रावधानों में नहीं था? 4 राज्य थे, एएम और टीएम। बोले तो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। इनके बाद कोई भी नाम आए वो 6वीं अनुसूची में नहीं आता। इन्हीं से रिलेटेड प्रोविजन है, 6 शेड्यूल में बताए गए। नेक्स्ट, ये सारे पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। हमने पॉलिटी को कवर किया है, अब हम बायो को करेंगे, स्टैटिक को कवर कर रहे हैं। भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची के जनजाति क्षेत्रों पर अपना नियंत्रण नहीं रखती है। तो यहां पर बताया गया द 6th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट एक्सरसाइज इज कंट्रोल टू द ट्राइबल एरिया ऑफ। यहां पर जैसे ऑप्शन आ जाए तो आप बताओगे मणिपुर। ठीक है, नेक्स्ट, ये पूरा प्रश्न है, यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिए गए, तो इसके अलावा कोई भी राज्य होगा आप बता सकते हो। भारत के संविधान की 7वीं यानी 7th शेड्यूल की बात की जा रही है। किसकी बात की जा रहा है? 7th शेड्यूल। सातवीं अनुसूची किससे संबंधित है? 7th शेड्यूल, मैंने शेड्यूल आपको लास्ट क्लास में बताया था, ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील विद। ठीक है, तो आपने कहा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट। यूनियन और स्टेट की बात कर रहा है, जिसमें 3 आपके बताया गया है। आपका यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और फाइनल कौन सा होगा? कंकरेंट लिस्ट। कंकरेंट लिस्ट हमने ये प्रोविजन कहां से उठाया? आपने कहा ऑस्ट्रेलिया से उठाया। समवर्ती सूची हम इसे कहते हैं, यानी कि हम संघीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, ये हमने कहां से प्रोविजन लिया था? ऑस्ट्रेलिया से आपने कहा। और इसमें कैसे सब्जेक्ट विषय होते हैं जिसमें राज्य भी कानून बना सकता है और संघ भी। नेक्स्ट, दल बदल के आधार पर संसद सदस्य की अयोग्यता, जब हम बात करते हैं संसद सदस्य की अयोग्यता से संबंधित मुद्दे पर कौन सी अनुसूची है? एंटी डिफेक्शन लॉ की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? एंटी डिफेक्शन लॉ। दल बदल से संबंधित जो है किस अनुसूची में बताया गया है? बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये हम देख भी चुके हैं कई बार। तो ये 10th शेड्यूल में बताया गया है। किस में बताया गया है? 10th शेड्यूल में बताया गया है। नेक्स्ट, 10वीं अनुसूची के अंतर्गत लोकसभा के सदस्य की अयोग्यता से संबंधित मुद्दे पर निर्णय कौन करता है? Who decide the issue related to the disqualification of a member of लोकसभा अंडर द 10th शेड्यूल। आपको पता है जो अभी हमने देखा, जो एंटी डिफेक्शन लॉ है वो 10वीं अनुसूची में बताया गया है। यहां पर थोड़ा बढ़ा दिया, ये पूछ लिया कि ये डिसीजन कौन लेगा? स्पीकर लेगा। कौन लेगा? स्पीकर। यदि एडवांस में पूछ लिया जाए क्या ये जुडिशियल रिव्यू के जो आपका जुरिडिक्शन है उसमें आएगा? यस। फाइनली अब हम क्या कर सकते हैं? यदि स्पीकर ने किसी की सदस्यता को छीन लिया तो उस व्यक्ति के पास यह अधिकार होता है कि वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। पहले नहीं आता था, फाइनली अब ये जुरिडिक्शन में आता है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है? जल्दी से बताइए। यहां पर पार्ट्स के बारे में पूछा गया है। केंद्र शासित प्रदेशों की बात कर रहा है, यूनियन टेरिटरी की बात कर रहा है। कौन सा भाग? आपने कहा पार्ट 8। कौन सा है? पार्ट 8। संविधान का भाग 8 किससे संबंधित है? तो आप बता सकते हो केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है। सभी ये प्रश्न नोट कर लेना, बहुत ही महत्वपूर्ण है, टॉपिक वाइज नोट कर लेना। भारतीय संविधान का भाग डैश अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्रों से संबंधित है। पार्ट डैश ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द शेड्यूल एंड ट्राइबल एरिया। बहुत ही महत्वपूर्ण है कि कौन सा संविधान का भाग शेड्यूल और ट्राइबल एरिया है। तो आपने कहा पार्ट 10th ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। पार्ट 10th ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट, लास्ट क्वेश्चन होगा हमारा
और बहुत ही महत्वपूर्ण हमने जो पॉलिटी रैंकर सीरीज दौर को यहाँ तक आपके सामने लेकर आए। उम्मीद है ये सीरीज आप बहुत अच्छे से कर पा रहे होंगे। लास्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र राज्य संबंधों का उल्लेख है? इन विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर सेंटर स्टेट रिलेशन, जो केंद्र और राज्यों के बीच में जो रिलेशन है, तो आप कहोगे पार्ट 11। पार्ट 11 में किसके बारे में बताया गया? सेंटर और स्टेट रिलेशन के बारे में। आर्टिकल किससे संबंधित है? 245 से लेकर 255। जब भी आर्टिकल अनुच्छेद 245 से 255 के बीच में दिख जाए, आप इतना समझ जाना कि ये किसके बारे में बात कर रहे हैं? सेंटर और स्टेट रिलेशन के बारे में, केंद्र और राज्य संबंध के बारे में प्रावधान करेंगे। तो यहाँ पर हमारी अभी तक के लिए जो पॉलिटी रैंकर सीरीज रही थी यहीं तक रहेगी, और इसके बाद हम बायोलॉजी, मॉडर्न हिस्ट्री, स्टैटिक्स और फिर ज्योग्राफी, इस तरह से आगे बढ़ेंगे। तो जितना कोशिश हो, यदि आप पहली बार जुड़े हैं तो बाकी जो हमारी प्लेलिस्ट है वहां पर रैंकर सीरीज को आप देख सकते हैं जो पॉलिटी वाला है। थैंक यू सो मच।